नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का खतरा देखते हुए कटरा औराई का निरीक्षण करने के लिए पहुंची डीएम और एसएसपी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को विवादित ट्वीट करना महंगा पड़ा। मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर। और एनटीपीसी प्लांट पर तैनात सीआईएसएफ जवानों पर फायरिंग करने वाले 4 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। जिले में बहने वाली बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। कटरा और औराई का जिलाधिकारी और एसएसपी ने निरीक्षण किया। बागमती के उफनाने से औराई और कटरा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। कटरा में बाढ़ का पानी बैंक, बिजली ऑफिस, हाई स्कूल, दुकान और घरों में घुस गया है। कटरा उत्तरी के 14 पंचायतों के लोगों का जनजीवन लगभग ठप पड़ गया है। बाढ़ के पानी में गंगेया यूनियन बैंक, गंगेया हाई स्कूल, बाकुची पावर हाउस, नवादा हाई स्कूल, बाकुची मिडिल स्कूल, बर्री मिडिल स्कूल हिंदी समेत बर्री और बसघट्टा के करीब 500 घर घिर गए, जबकि करीब 100 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाकुची पीपा पुल एवं गंगिया पीपा पुल पर सुरक्षा को लेकर आवागमन पुनः बंद रहा। बाढ़ प्रभावित बड़ी पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि सबसे खराब स्थिति बड़ी पंचायत के 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 की है। वहीं बसघट्टा के वार्ड 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 में बाढ़ की स्थिति खराब है। बाकुची से लेकर कॉलेज से आगे तक 3 से 4 फीट तेज पानी का बहाव जारी है। बर्री एवं बसघट्टा की आधा दर्जन सड़कें डूब गईं। डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी राकेश कुमार ने अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधि संग बाढ़ प्रभावित चंदौली, बलुआ, बड़ी, गंगेया, नवादा, अंदामा, पतारी, बाकुची, बसघट्टा, मोहनपुर, बरैठा समेत अन्य गांव का जायजा लिया और राहत बचाव के कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया। सभी जगहों पर निरीक्षण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला में अभी बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। सभी पर जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, जिला प्रशासन के द्वारा सतत चौकसी बढ़ती जा रही है और सभी पर पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा भी गश्ती कराई जा रही है ताकि तटबंध सुरक्षित रहे। इसके साथ ही जो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत जो भी तैयारियां करनी थी उसके तहत, जैसे नाव की उपलब्धता, पॉलीथीन शीट्स की उपलब्धता, आश्रय स्थल को चिन्हित किया जाना एवं अन्य जितनी भी तैयारियां हैं वो सभी स्तर पर मुकम्मल है और दोनों एसडीएम और सभी बीडीओ उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक सहायता हम लोग नियमानुसार पहुंचाएंगे। एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाई गई है। हाँ, इस जिले में एक एसडीआरएफ की टीम मुशहरी में है, एक पारू में है, एक अभी गया से अभी आ रही है। हम लोग के पास उनके पास पर्याप्त संसाधन है कि किसी भी तरह की परिस्थिति को हम लोग निपट सके। चौकीदार की भी तैनाती की। हाँ, चौकीदार जितने भी 146 स्लुइस गेट हैं हम लोग के जिले के अंतर्गत, उसमें से जो संवेदनशील जिसको चिन्हित किया गया है बाढ़ प्रमंडल के द्वारा, वहाँ पर सभी संबंधित एसएचओ को और वहाँ पे चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करके उसका लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। जिले से गुजरने वाली प्रमुख नदियों की जलस्तर की क्या स्थिति? जिले से गुजरने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं हमारी। एक बूढ़ी गंडक जो अभी खतरे के निशान से नीचे है, दूसरा गंडक वो भी खतरे के निशान से नीचे है, बागमती अभी थोड़ी खतरे के निशान से ऊपर है। उसके पूरे क्षेत्र में गायघाट, कटरा और औराई क्षेत्र में लगातार चौकसी बढ़ती जा रही है। कितने ब्लॉक अभी सर जो है वो चिन्हित किए गए हैं और इलाके कितने चिन्हित हैं जहाँ पर संभावित जो बाढ़ के नदी का फैलाव अगर कहीं भी हो सकता है तो उसमें औराई, कटरा और उसके बाद गायघाट
सरैया, पारू और साहेबगंज, ये इस जगह पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पूरी सरकार गंभीरता के साथ नजर बनाए हुए है। हर संभव सहायता पीड़ित लोगों को पहुंचाया जा रहा है। जो जलस्तर तेजी से पिछले 2 दिनों में बढ़ा है, सभी जिलाधिकारी भी उस पर नजर रखे हुए हैं और जहां कहीं बांध के टूटने के कारण कुछ प्रखंडों और पंचायतों में जल जमाव हुआ है या बाढ़ का पानी आया है, वहां पे कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था की जा रही है। उनको पॉलीथीन और तिरपाल दिए जा रहे हैं। पशुओं के चारा की भी व्यवस्था की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आवश्यक दवाइयां हैं, दवाइयां और बोट एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। आज हमारे विभाग के एसीएस श्री प्रत्यय अमृत जी भी दरभंगा की ओर गए हैं और स्वयं जाके सभी चीज़ों पे नज़र और निगरानी रख रहे हैं और हर सुविधाएं जो बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचानी है, उस संदर्भ में सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी 2 दिन पहले भी समीक्षा हुआ था और प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी हर पल बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी। लालू यादव को विवादित ट्वीट करना महंगा पड़ा। मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने पर मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है। वादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजीएम पश्चिमी की अदालत में दायर कराए गए परिवाद में आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में बिहार बराबर बलात्कार लिखकर लालू प्रसाद यादव ने राजनीति का लाभ लेने के लिए पूरे बिहार और बिहारियों की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है, जिसे लेकर बीएनएस की धारा 352, 353, 351, 23, 192, 196 के तहत परिवाद दायर किया गया है। अदालत ने मामले को स्वीकार करते हुए अगली तिथि 24 अक्टूबर को दी है। मुजफ्फरपुर के अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी पश्चिमी प्रथम की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ दर्ज कराया है, जिसमें हमने बीएनएस जो नई धारा बना है उसके 352, 353, 351 क्रॉस 1, 2, 3, 152, 156 के तहत में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि जानबूझ करके साजिशन तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने अपने पोस्ट पर एक्स पर बिहार इक्वल टू बलात्कार करके लगातार पोस्ट किया है, जो बिहारियों के साथ भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ साथ यह एक आपत्तिजनक जो पोस्ट किया गया है उसमें इस पूरे बिहार के करोड़ों बिहारियों को बलात्कारी बताने का कार्य इनके द्वारा की गई। इसी को लेकर के यह मुकदमा मैंने इनके खिलाफ दर्ज कराया है। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है और स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 24 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है। किन किन धाराओं में मामला दर्ज? यह आईपी बीएनएस की धारा 352, 353, 351, क्लॉज 2, क्लॉज 3, 192, 196 के तहत यह मुकदमा हमने दर्ज कराया। कटरा पावर सब स्टेशन में घुस गया बाढ़ का पानी। इस कारण पीएसएस से जुड़े दर्जनों गांव में अंधेरा छा गया। बागमती नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी कटरा पावर सब स्टेशन में घुस गया है, जिसके बाद कटरा पावर सब स्टेशन में सुरक्षा को लेकर बिजली बंद कर दी गई है। बाढ़ का पानी पावर सब स्टेशन में लगे ट्रांसफार्मर को छूने लगा था। इस कारण पीएसएस से जुड़े दर्जनों गांव में अंधेरा छा गया है। पावर सब स्टेशन में करीब 5.5 फीट तक घुसा पानी धीरे धीरे और बढ़ रहा है। इस कारण 3 दर्जन से अधिक गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हुई। पूर्वी डिवीजन के कार्यपालक अभियंता श्रवण कुमार ठाकुर ने बताया कि बाढ़ का पानी घुसने के कारण सुरक्षा के तौर पर बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। वहीं बेरई और कांटा पिरौसा पावर सब स्टेशन वैसे क्षेत्र हैं जहां से अभी सुरक्षित बिजली आपूर्ति की जा सकती है। उन ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन चालू की गई है। 9 से बिजली कंपनी के लाइनमैन की टीम जेई की निगरानी में लगातार काम कर रही है।
सोमवार को दिन में जल स्तर को देखते हुए उक्त इलाकों में बिजली आपूर्ति की जाएगी। बिजली विभाग की टीम लगातार आपूर्ति शुरू करने को लेकर प्रयासरत है। क्योंकि कटरा के साथ पहली बार नहीं हुआ है, पूर्व में भी लगभग हर एक साल कटरा पावर सब स्टेशन में बाढ़ का जो बागमती नदी है उसका बारिश का पानी जब बढ़ता है तो वहां पे लगभग 4 फीट से 5 फीट पानी बढ़ जाती है। पिछले साल भी हुआ था, हम लोग पिछले साल जब पानी बढ़ा था तो जो बगल के 2 PSS है, एक बेरई है और दूसरा कांटा पिरोछा है, वहां से हम लोग जोड़ के बिजली आपूर्ति चालू करते थे। इस बार बाढ़ की स्थिति थोड़ा ज्यादा विकराल है। कुल हम लोगों का 14 पंचायत वहां पे डिस्टर्ब रहा था पावर सब स्टेशन बंद हो जाने के कारण। तो हम लोगों ने कल रात में लगभग हम लोग 11:30 बजे वहां पहुंचे थे और उसमें से हम लोग रात में 6 पंचायत चालू कर लिए थे। और अभी के स्थिति में जो 14 पंचायत है उसमें से बेरई, तेहवारा, बंधपुरा, बेलपकौना, खरुआडी, उसके बाद आपका जो है धनौर, सोनपुर और कटरा, ये पंचायत जो है हम लोग चालू कर चुके हैं। अभी फिलहाल बसघट्टा और खरुआडी पार्शियली चार्ज है, जिसको भी हम लोग शाम तक फुली चार्ज कर लेंगे। और चंगेल और जजवार जो कि बहुत बड़ा पंचायत है, उसी के आसपास लखनपुर, कटाई भी है। इन सब पंचायतों में चूंकि बाढ़ का पानी पूरी तरह से फैला हुआ है तो जहां पे हम लोग चार्ज करने के लिए टेपिंग करेंगे, पोल से जोड़ेंगे, तो वहां नाव के सहारे हमारे लोग वहां जाते हैं और वहां पे फिर चार्ज करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा आम उपभोक्ताओं से अपील है जो थोड़ा धैर्य रखें। दूसरा इशू है जो उस पावर सब स्टेशन में फर्दर कभी कोई इशू ना आए, मतलब पावर सब स्टेशन में पानी ना जाए, इसके लिए 48,25,688 रुपया का एक एस्टिमेट सैंक्शन हो गया है, जिससे उस पावर सब स्टेशन का हाइट लगभग 2 मीटर ऊंचाई होगा। जबकि वो हो जाने से कभी भी बाढ़ की स्थिति में पावर सब स्टेशन में पानी नहीं जाएगा। यह काम जो है शैलेंद्र कुमार सिंह नाम के एक कंपनी है, उनको दिया गया है। LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, जो इशू हो गया है उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को 3% जो एस्टिमेट कॉस्ट की राशि है वो जमा करना होता है। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा साइट का निरीक्षण किया गया है, वो राशि अभी जमा नहीं की गई है। वो राशि जिस दिन जमा हो जाएगी मुख्यालय लेवल से उनका वर्क ऑर्डर इशू हो जाएगा। तो ये काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है। अगर ये काम हो जाएगा तो फिर भविष्य में कभी भी कटरा पावर सब स्टेशन में पानी की समस्या नहीं होगी। उसमें जो बिल्डिंग है वो नया बिल्डिंग बन जाएगा और जो फ्लोर है उसकी हाइट 2 मीटर ऊपर हो जाएगी, जो रोड का हाइट है उससे लगभग आधा फीट ऊपर रहेगा। साहेबगंज थाना क्षेत्र के रजवाड़ा गांव में लीची के पेड़ से बुजुर्ग का शव लटका मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची साहेबगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है। मृतक की पहचान 70 वर्षीय रामदेव महतो के रूप में हुई है, जो साहेबगंज थाना क्षेत्र के रजवाड़ा गांव के रहने वाले थे। घटना को लेकर परिजन ने पुलिस को बताया कि आज उन्हें जानकारी मिली कि साहेबगंज थाना क्षेत्र के गौड़ा पंचायत के महादया तालुका में एक लीची गाछी में पेड़ पर लटक कर उन्होंने जान दे दी है। वो कई दिनों से बीमार थे और मानसिक रूप से तनाव में रह रहे थे। घटना को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। परिजनों के द्वारा सुसाइड की बात बताई जा रही है। FSL की टीम भी घटना स्थल की जांच की है। अभी शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मामला स्पष्ट होगा कि सुसाइड है या हत्या। अभी इस संबंध में परिजन की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। प्रथम दृश्य ये पूरा मामला आत्महत्या का लग रहा है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। शव मिला है वो हाँ, ये साहेबगंज थाना क्षेत्र की घटना है और वो पेड़ पे
लटका हुआ था, लेकिन उनका सत्यापन हो चुका है और ये प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लगता है। और इनकी एज भी काफ़ी था जिनका सर लटका हुआ था। आगे हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। FSL वगैरह गई थी? FSL भी गई थी, FSL ने भी जांच पड़ताल किया है। तो आत्महत्या का ही प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है और उनका सत्यापन भी हो गया है, परिजन भी आ गए हैं। उनके आधार पर हम लोग मुजफ्फरपुर में चुनावी रंजिश में जिला पार्षद के पति पर जानलेवा हमला, धारदार हथियार से कई जगह काट डाला। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुरानी चुनावी रंजिश में जिला पार्षद के पति पर जानलेवा हमला हुआ है। गांव के ही एक युवक ने सरैया की जिला पार्षद सिमरन के पति समजीद आलम उर्फ सोनू को धारदार हथियार से काटने का प्रयास किया, जिसमें सोनू गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी युवक भीम सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना सरैया थाना क्षेत्र के बसैठा गांव की है, जहां जिला पार्षद सिमरन के पति व कबाड़ के कारोबारी समजीद आलम उर्फ सोनू सामान लेकर जा रहे थे। तभी गांव के ही रहने वाले भीम सैनी ने उसे घेर कर हसूली से हमला कर दिया। हालांकि मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, जिससे सोनू की जान बच गई। उसे सरैया PSC में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद भी भीम ने सोनू के घर पर हमला किया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भीम सैनी को हिरासत में ले लिया है। वहीं थाना अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है। वो जैसे कि मेरा बच्चा कबाड़ का दुकान है, उसका सामान लेके आ रहा था, इसने रास्ता में रोक कर और जानलेवा हमला किया कि जान से इससे मार देंगे। काहे रोका गया था? ऐसा ही यानी यहाँ जान से यानी हम मारने के लिए। लूटपाट की भी घटना हुई है? लूटपाट के लिए भी यानी नहीं। कौन किया ये है यानी मेरा ही गांव का है, रखी सनी का लड़का भीम सनी, जो पूर्व में भी मेरे दरवाजा पर चढ़ के फिर तोड़ फोड़ गाड़ी का किया हुआ था। जिस दिन मेरा पत्नी जीत कर आई उसी दिन यही लड़का है। और फिर ही हमारा पुरानी रंजिश है क्या? हाँ, पुरानी यानी हम लोग जो जीते वो इसी के चलते चुनावी मुद्दा के लेके जानलेवा हमला किया है मेरा लड़का पर। आपकी पत्नी क्या है? मेरी पत्नी मर गई अभी, यानी मेरी बहू है सिमरन। मेरा लड़का हुआ सोनू के ऊपर जो हमला किया है उसी का पत्नी हुई अभी जिला परिषद है। हाँ, वर्तमान में इसी रंजिश में जो हाँ हमला किया गया। सरैया का जिला परिषद है। हाँ, सरैया 14। और क्या नाम है उनकी पत्नी का? सिमरन। और जिनका हमला हुआ है सो कौन? तमजीद आलम सोनू। सोनू नाम? हाँ, ये तमजीद आलम सोनू। घटना कहाँ हुई है? बसैठा बाजार दुर्गा स्थान के निकट। क्या किया, किस चीज से हमला किया? चाकू से। वही ना? कितनी बार हमला किया? चाकू यानी करीब चाकू तो लगा हुआ जो आप लोग के देखिए 5-6 जगह। उसके बाद में ग्रामीण जुटा है, रोकथाम किया है, उसको पकड़ा है, पुलिस गया है, उसको अरेस्टिंग करके आना पड़ा है। हाँ, हो गई। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह राय, जिला परिषद प्रतिनिधि सरैया 14। क्या घटना हुई है? घटना जिला परिषद सदस्य के पति को चाकू से हमला करने की बात सामने आई थी और उसका इलाज चल रहा है और अभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। किस चीज से हमला किया गया है? वो चाकू ये हंसुली जो होता है उसी से वार किया गया है। हंसुली को जब्त कर लिया। आपसी रंजिश में हुआ या लूटपाट के दौरान हुआ है? नहीं, ऐसा आपसी रंजिश ही हो सकता है। लूटपाट की तो बात सामने नहीं आई है। अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। आरोपी को हिरासत में लिया गया? आरोपी को हिरासत में लिया गया। भिखनपुरा के गायब नमन की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH को घंटों जाम कर बवाल काटा।
मुजफ्फरपुर जिले के भिकनपुरा निवासी ईंट कारोबारी गोपाल कुमार सिंह के इकलौते बेटा नमन के सकुशल बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित लोगों ने मुजफ्फरपुर पटना NH 28 रामदयालु ओवरब्रिज के समीप सड़क पर आगजनी कर घंटों जाम कर दिया। इस दौरान जाम में लोग फंसे रहे। सूचना के बाद पहुंची सदर थाना पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया और आवागमन को सुचारू करवाया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 23 सितंबर से ईंट व्यवसायी गोपाल सिंह का इकलौता बेटा नमन अपने दोस्त और उसके परिवार के साथ मुंगेर गया था और उसके बाद से लापता है। नमन की कार मुंगेर के सुद्धी घाट से बरामद की गई है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी नमन की बरामदगी नहीं होने और आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोग और परिजन आक्रोशित हो गए और ओवरब्रिज के समीप सड़क पर टायर जलाकर घंटों प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि बिहार पुलिस नमन को बरामद करने में नाकामयाब है। वहीं रोड जाम की सूचना पर पहुंची SDPO 2 विनीता सिन्हा ने परिजनों को जल्द ही न्याय दिलाने का भरोसा दिलाकर सड़क जाम समाप्त करवाया। नमन को इंसाफ दिलाइए, नमन को इंसाफ दो, नमन को खोज के लाओ। नमन नहीं मिल रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आप लोग मेरी आवाज बनो, नमन को खोज के लाओ। नमन की आवाज बनो आप लोग। लापरवाही पहले दिन से कर रही है। मेरा केस दर्ज नहीं की। 2 बजे रात में हम पुलिस थाने गए, औरतें हम लोग, पुलिस ने केस नहीं दर्ज की। बहुत प्रेशर पे केस भी दर्ज हुआ तो कोई एक्शन आज तक नहीं लिया गया। उसका वो आदमी ऐसे ही खुला घूम रहा है। नमन को 5-6 लड़का अगवा किया है, उसकी मदर अगवा की है। वो बहुत क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। वीना सिंह नाम है उसका, वो क्रिमिनल औरत है। वो मेरे बच्चा को अगवा की है। क्या मालूम है, पुलिस ही पता करेगी ना। हम क्या करें, बउआ को बुलाई यहाँ से। हम लोग रोड पे घूम रहे हैं। पहले दिन से हमारा FIR दर्ज नहीं किया गया, अभी तक नहीं आई है। क्यों? क्योंकि पैसा खा के बैठी हुई। आज बीना देवी के बेटे के साथ घटना हुआ, 2 दिन में ड्राइवर मिल गया। हमारा एक FIR तक दर्ज नहीं किया गया। मुजफ्फरपुर से हम लोगों को मुंगेर भेज दिया गया। प्रशासन कहाँ है? पिछले 3 घंटे से हम लोग रोड पे खड़े हैं। घर की महिलाएं, आस पास पड़ोस की, प्रशासन कहाँ है? जवाब देने क्यों नहीं आ रही है? इसका ये साफ साफ मतलब है कि प्रशासन पैसा खा के बैठी हुई है। हम लोगों को प्रशासन रोड पे लेके आइए, जवाब चाहिए कि नमन कहाँ है। कब तक प्रदर्शन करते रहिएगा? जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, प्रशासन को रोड पे आना पड़ेगा। करते रहेंगे। सुबह से रात हो जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन हम लोग कोई घर नहीं जाएंगे। आज यहाँ है, कल थाना के पास होगा। आज टेंट भी गिरा दिए हैं पूरी रात, कल परसों तरसों, जब तक प्रशासन जवाब नहीं देगी तब तक। रेल भी रुक सके, रेल भी के रोकना पड़ेगा। हाँ, रेल का भी रोक सकते हैं। हमको नमन चाहिए। आज तो टेलर किए हैं, हो सकता है तो ड्रामा करने पड़े, तो इसलिए हम लोग पब्लिक उतर सकेंगे एकदम ट्रेन के पास। हम ट्रेन, आज तो रोड है, कल ट्रेन भी रोकना पड़े तो रोक सकते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए। नमन जो हालत में हमको नमन हो, वो हालत में नमन चाहिए, चाहिए तो चाहिए। हमको इंसाफ नहीं, नमन चाहिए। हमको सिर्फ नमन चाहिए। आखिर जो सलामत मेरा बच्चा चाहिए, मेरे दरवाजा पर है। सही है, जहाँ भी हो, जहन्नम में भी हो, उनको यहाँ चाहिए। मेरा नमन चाहिए। मेरा घर का चिराग था, मेरे भैया थे, बाबू थे, मेरे औलाद थे, भाई समान थे। उनको यहाँ के हम लोग सब बेटी हैं, उनको लिए जीते हैं, मरते हैं। उनको सामाजिक है, हम लोग सके रैयत में रहते हैं, रैयत में बचते हैं। हमको अमन चाहिए तो अमन चाहिए, सही सलामत चाहिए। यहाँ पे नमन चौहान बाबू कैसे हूँ, मेरे सही समानत मेरे दरवाजा पर चाहिए। ये मीडिया लोग से निवेदन करते हैं, 10 और विनती जोर के मांगते हैं। पूरे देश दुनिया में विधायक पर जाना होगा, प्रधानमंत्री पर जाना होगा, जहाँ भी आपको सबके फैलाना होगा, फैलाइए। मेरा नमन चाहिए तो चाहिए। एक लड़का है जो सदर क्षेत्र से अपने दोस्तों और उनकी परिवार के साथ एक ट्रिप पे निकला था, जहाँ पे सूचना ये मिली थी कि मुंगेर के सोजी घाट के पास से वो गुमशुदा हो गया है। और उसके अपहरण के मामले में इन्होंने एक FIR कराया है, जो कि FIR करते हुए हमने मुंगेर में कासिम बाजार थाना को ट्रांसफर किया है। और मामला, अभी जो मटेरियल तथ्य सामने आ रहे थे वो कुछ इस दिशा में संकेत कर रहे हैं कि शायद वहाँ पे ड्राउनिंग का केस हुआ है।
और कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो परिवार के लोग अक्यूज पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के उसका अपहरण कर लिया है। तो जिस जिस बिंदु पर परिवार चाहते हैं कि जांच हो, पिछले एक हफ्ते से भी हम लोग उस जांच में जुटे हुए हैं। मुंगेर पुलिस के साथ मुजफ्फरपुर की पुलिस भी सहयोग कर रही है और निरंतर हम लोग उस पर संपर्क बनाए हुए हैं और जो परिवार का डिमांड्स है उन सारी बिंदुओं को हमने लिखित में भी ले लिया है और यहाँ से एक टीम हम लोग अभी निकाल रहे हैं मुंगेर और बेगूसराय के लिए, जो जिस जिस जगह पे बच्चे लोग ट्रिप पे गए थे उन सभी जगहों से साक्ष्य संकलित करते हुए जो आएगा अनुसंधान में उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जाम जो किया गया उसको हटाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि एनएच जाम करने से समाधान नहीं मिलेगा। हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ से जाम क्लियर करा रहे हैं। स्थिति सामान्य है। अब तक कोई क्लू मिल पाया है मैम? देखिए, अभी तक जो साक्ष्य आया था जिसमें जब घटना हुई थी तो मुंगेर पुलिस से जो हमारी बात हुई है उसमें उन्होंने ये बताया कि 112 पे शायद जिस फैमिली के साथ वो ट्रिप पे गए थे उन्होंने संपर्क करके पुलिस बुलाया था कि बच्चा शायद डूबने लगा था और बाकी जगहों पे भी शायद उन्होंने इन्फॉर्म किया था। उसके अलावा लेकिन अब परिवार का ये कहना है कि वो बच्चा डूबा नहीं है, या तो उसे डुबा दिया गया है या फिर उसे अपहरण कर लिया गया है और झूठा कॉल किया गया था। तो ये सब जांच का विषय है, अनुसंधान के क्रम में ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन दोनों परिवार एक दूसरे से परिचित थे और जब वो ट्रिप पे गया है मुजफ्फरपुर से तो वो सबके कंसेंट से गया है और जो पूरा 21 और 22 तारीख को परिवार से अपने संपर्क में भी था। तो अभी बहुत सारी बिंदुएं हैं जिसपे जांच बाकी है, हम लोग उसको करके जैसा साक्ष्य आएगा उस हिसाब से। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने को लेकर शहर के निचले इलाके में बसे लोगों में भय का माहौल। तेज बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने से बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस कारण शहर से सटे सिकंदरपुर, अखाड़ा घाट, लकड़ी ढाई और छिंदवाड़ा इलाके में नदी का पानी प्रवेश कर रहा है। इससे करीब 500 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से लगभग 200 परिवार बाढ़ के पानी में रहने को मजबूर हैं। बूढ़ी गंडक का पानी मोहल्ले में प्रवेश कर जाने के कारण लोग अब पलायन करने की सोच रहे हैं। आश्रम घाट की रहने वाली पिंकी कुमारी ने बताया कि रास्ते में पानी भर जाने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इधर लकड़ी ढाई, आश्रम घाट, बालू घाट सहित नदी के पेटी में बसे इलाकों में बाढ़ प्रभावित लोग बड़े पैमाने पर जुगाड़ से बनी नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंडक का स्थिति एक ऐसा बना हुआ कि अभी पूरे हम लोग दहशत में जी रहे हैं। गंगा जी इतना रफ्तार में बह रहा है कि हम लोग खुद मोहल्ला बूढ़ी गंडक के करीब रहने के बाद हम लोग को पास बहुत ही ज्यादा दहशत हो चुका हुआ कि इस तरीका से पानी बह रहा है। हम लोग को किसी तरह का हम लोग को साथ दुर्घटना हो सकती है। दहाड़ बहुत ही ज्यादा रफ्तार में चल रही है। कितना दिन में इतना पानी भरा है? ये 2 दिन के अंदर में इतना पानी भर चुकी है अखाड़ा घाट बूढ़ी गंडक में। बाढ़ कभी भी कभी भी दहा सकती है। हम लोग को भी इससे नदी से बहुत ही जलस्तर से हम लोग को भी किसी तरह बहुत तरह का डर है कि कभी भी रफ्तार में पानी ऊपर की ओर आ जाए। हम लोग को बाल बच्चे जब आ जाता है निचले इलाके घर में आपके तो फिर रहन सहन जीवन यापन कैसे? जीवन यान इस तरीके से होता है। हम लोग को जो भी बाल बच्चा फैमिली लोग हम लोग बांध इगोर देते हैं, घर को मोहल्ला को छोड़ देते हैं और हम लोग को जल स्तर बढ़ने के बाद थोड़ा खाने पीने का दिक्कत होता है तो हमारे वार्ड पार्षद ये लोग मिलके हम लोगों को भोजन का व्यवस्था कर देते हैं। भय का माहौल है। हाँ, भय का माहौल तो बहुत ही ज्यादा है कि कब ये नदी ऊपर की ओर हम लोग को घर में प्रवेश कर दे, हम लोग बाल बच्चा लेके रोड पे चले जाए। कितना बढ़ गया? रात भर में बढ़ गया। हाँ। कहाँ से आ रहा पानी पता है? नेपाल से। हाँ? नेपाल से पानी जब आ जाए तो कैसे रही थी? भोजन पानी कैसे हो? वो बांध पर रही थी। खाना पीना की व्यवस्था? खाना पीना की व्यवस्था कहाँ कोई है? जे मिले से खैली, चूरे है और सतुए है, कुछ तेल खा कर रह। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम।
हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। देखिए आज फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। एनटीपीसी प्लांट में तैनात सीआईएसएफ के जवानों पर फायरिंग करने वाले 4 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने काटी थाना क्षेत्र के एनटीपीसी प्लांट में घुसकर चोरी करने और विरोध करने पर सीआईएसएफ जवान पर गोली चलाने वाले गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के घर से पिस्टल के साथ AK-47 की फायर्ड गोलियां को भी बरामद किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक समस्तीपुर जिला का रहने वाला कुख्यात बदमाश है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व 28 सितंबर की देर रात काटी थाना क्षेत्र के एनटीपीसी प्लांट में घुसकर चोरी की नीयत से घुसे 5 बदमाशों को सीआईएसएफ जवानों ने चेतावनी दी तो सभी फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे, जिसके बाद एनटीपीसी के जवानों के द्वारा इस मामले में काटी थाना में मामला दर्ज किया गया। जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काटी थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में एक घर में रेड किया, जिसके बाद 4 बदमाशों को पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान एक पिस्टल भी बरामद किया गया जिससे फायरिंग की गई थी और मौके से चोरी की गई AK-47 की गोली भी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों में से धीरज कुमार, शन्नी कुमार और राजकुमार सभी मुजफ्फरपुर जिले के काटी कोठिया गांव का रहने वाला है, जबकि एक हितेश कुमार ताजपुर समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। पकड़े गए इन बदमाशों का आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता की जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि काटी थाना क्षेत्र के एनटीपीसी प्लांट में जो 28 सितंबर को सीआईएसएफ जवानों पर गोली चलाने वाले मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इनका 5वां साथी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस की विशेष टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और AK-47 की कई गोलियां बरामद की है। आगे की कार्रवाई जारी है। 9/24 और 28/9/24 के मध्य रात्रि सूचना दी गई सीआईएसएफ जो वहाँ पर है एनटीपीसी कांटी में है, उसके द्वारा सूचना दी गई कि हमारे यहाँ चोरी के नियत से कुछ लोग आए थे और जब हम लोगों ने टॉर्च की रोशनी दिया तो वो लोग गोलीबारी किए। इधर से भी हम लोगों ने गोलीबारी किया, लेकिन वो चारों चोरी करने में तो वो असफल हो गए लेकिन भाग गए। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने 526/24 कांटी थाना कानपुर दर्ज किया और उनके द्वारा बताया गया था कि 4 लोग थे। तो हम लोगों ने फिर थाना के जो कुछ पदाधिकारी हैं वो सारे गए और जितने भी बगल में एक कोठिया गांव है, कोठिया गांव में गोपनीय ढंग से पता किया गया कि कौन इस तरह से चोरी में संलिप्त रहता है या इसका कि पहले से भी नाम रहा है। उस तरह से हम लोगों ने कुछ लोगों को लाया, फिर पूछताछ की गई। पूछताछ करने के क्रम में सारा चीज सामने आया। वो फिर जो वादी हैं आनंदन,
आनंदन जी, आनंदन उनको भी बुलाया गया। उन्होंने भी, क्योंकि टॉर्च की रोशनी में तो उन्होंने देखा ही था, सबको देखा था, उसके आधार पर उन्होंने भी ओके किया कि हम लोग थे। पूछताछ के क्रम में उनको तब हम लोग बुलाए, पहले तो ये लोग आप उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि हम लोग घटना में थे। घटना में अपनी स्वीकारोक्ति बयान, और उसके बाद धीरज से हम लोग पूछताछ किए कि भाई ये जो गोली खोखा मिला हुआ है, हमारे पास पिस्टल भी है, तो उसी के निशानदेही पे कोठिया में ही जा करके धीरज के घर से जहाँ वो बताया था वहाँ से हम लोगों ने एक पिस्टल भी बरामद किया। तो खोखा जो AK-47 का 8 खोखा है और 7.65 mm का, जो कि देसी पिस्टल होता है, मैगजीन पिस्टल, उससे भी चला हुआ खोखा का वहाँ से बरामद किया गया। सबका जो विधिवत जब्ती सूची बनाया गया है। और अब ये चारों लोगों में है धीरज कुमार पिता हीरालाल सहनी, सन्नी कुमार पिता श्रीपूजन सहनी, राम कुमार पिता विष्णु सहनी, ये सारे कांटी कोठिया थाना कांटी जिला मुजफ्फरपुर के हैं। और चौथे हितेश कुमार पिता मधुसूदन सहनी साकिल भरतपुर थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर के हैं। इनको गिरफ्तार कर पहले तो सर आपराधिक इतिहास में रहना होंगे। मोटिव क्या था इनका सर? मोटिव चोरी करना मोटिव था। वो चोरी करने की नीयत से गए थे, लेकिन चूंकि टॉर्च की रोशनी हुई और इन लोगों को लगा कि अब तो पकड़े जाएंगे, तो ये लोग अपना बचाव में फायरिंग करते हुए AK-47 का गोली मिलना बहुत बड़ी बात है। नहीं, AK-47 वो तो जो वहाँ पर रिजर्व फोर्स है, उसने जब देखा कि भाई हम पर ये फायरिंग किया जा रहा है, तो उसको तो पता नहीं था कि वो पिस्टल की फायरिंग है, तो उन्होंने अपने बचाव में उन्होंने फायरिंग किया कि उन पर अटैक नहीं हो और वो पकड़े भी जाएं। लेकिन वो शातिर अपराधी थे, वो सीढ़ी का सहारा लेकर के इन लोगों का आपराधिक इतिहास और भी खंगाला जा रहा है, लेकिन आपराधिक इतिहास तो है ही। एक अलग से हम लोगों ने आर्म्स एक्ट में भी केस किया है। जब धीरज के यहाँ से वो पिस्टल बरामद हुआ है, तो एक अलग से 528/24 कांटी थाना काम संख्या दीवान रोड आराधना पूजा समिति द्वारा इस बार पंडाल का स्वरूप गुफानुमा देखने को मिलेगा, साथ ही रामलला का स्वरूप देखने को मिलेगा। आराधना परिषद माई स्थान दुर्गा पूजा समिति दीवान रोड में इस बार भव्य तरीके से पूजा की तैयारी चल रही है। इस समिति की स्थापना के इस बार 42 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पंडाल को बर्फ से ढके 71 फीट ऊंचा गुफानुमा स्वरूप दिया जा रहा है। इसमें माता विराजेगी। मुख्य द्वार पर प्रभु श्री राम जी विराजमान रहेंगे। गुफा के अंदर माता के 9 रूपों का दर्शन होगा। पूजा समिति के सदस्य अभिषेक कुमार ने बताया कि पूरे रोड को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। साथ ही पंडाल में 150 सदस्यगण भक्तों की सुरक्षा के लिए मौजूद रहेंगे। पूजा पंडाल को लाइट और पेंटिंग से सजाया जाएगा। मूर्तियां और पेंटिंग बनाने के लिए कोलकाता से कलाकारों को बुलाया गया है। साथ ही अभिषेक कुमार ने बताया कि प्रसाद के रूप में सप्तमी को मूंग दाल का हलवा, अष्टमी को खीर और नवमी को खिचड़ी का भोग प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। हमारे समिति का नाम आराधना परिषद माई स्थान दीवान रोड दुर्गा पूजा समिति है। हम लोग दीवान रोड में 42 साल से पूजा करते आ रहे हैं। हमारा ये 42वां भेंट है और इस साल दीवान रोड में आपको बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर गुफानुमा पंडाल देखने को मिलेगा। मुख्य द्वार पे हम लोग 60 फीट ऊंचा पहाड़ बना रहे हैं, जिसके ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे। उसके आगे हमारा गुफा है। तो गुफा में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो गुफा में प्रवेश होने के साथ ही आपको अयोध्या के रामलला का दर्शन करने मिलेगा। और जब आप अयोध्या के रामलला का दर्शन करके आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मनमोहक माता के 9 स्वरूप का झांकी देखने को मिलेगा, जिसमें कलश स्थापना से लेके नवमी तक जो भी हम लोग पूजा करते हैं माता का, सारे माता का हम लोग दर्शन करवाएंगे। और जिनको नॉलेज नहीं है कि कौन कौन सी माता होती है कलश स्थापना से नवमी तक, उनको भी इस बात का पता चलेगा कि हम लोग कौन कौन सी देवियों का पूजा करते हैं। कितने सालों से पूजा करते आ रहे हैं? 42वां भेंट है हमारा इस साल। 42 साल से पूजा करते आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के भक्तों की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? सुरक्षा के मद्देनजर हम लोग यहाँ पे 150 कार्यकर्ता तत्पर तैयार हैं। 150 कार्यकर्ता हमारे समिति में है और सभी कार्यकर्ता यहाँ पे एनी टाइम प्रेजेंट रहते हैं पूजा पंडाल में। और पूरे गुफा को हम लोग सीसीटीवी कैमरा से लैस करेंगे। पूरे गुफा में सीसीटीवी कैमरा रहेगा सुरक्षा के नजरिए से। और
फायर सिस्टम, फायर के लिए भी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर और ये बाल्टी में बालू करके व्यवस्था करके रखते हैं हम लोग अग्निशमन के लिए। कितने सालों से पूजा करते आ रहे हैं? 42वां साल है हमारा इस साल दीवान रोड में पूजा करने का। पूजा परिषद का नाम आराधना परिषद माई स्थान दीवान रोड दुर्गा पूजा समिति है। कितने कार्यकर्ता शामिल रहते हैं? 150 कार्यकर्ता यहाँ पे शामिल रहते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है, थीम एंड डेकोरेशन प्रभारी हूँ मैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मुजफ्फरपुर क्लब में लगाए गए उद्योग मेला के तीसरे दिन कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नॉर्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मुजफ्फरपुर क्लब में लगाए गए मेला का आज तीसरा दिन रहा। मौके पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री सज्जन शर्मा ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के तत्वाधान में 5 दिवसीय स्वयं सिद्धा उद्योग मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले के आयोजन से नए उद्यमियों एवं कुटीर उद्योग से जुड़ी महिलाओं को काफी बल एवं प्रोत्साहन मिलता है तथा उनके उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मेला एक प्रमुख माध्यम है। मेले में विभिन्न प्रकार के उत्पादों को लेकर कई प्रदेशों के सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योग के उद्यमीगण अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। मेले में नए उद्यमियों के साथ साथ महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु उनकी सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योग से उत्पादित वस्तुओं, लाह निर्मित लहठी, मधुबनी पेंटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, सोलर प्लेट, टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, फूड, अचार, पापड़, मसाला, मशीनरी, सॉफ्ट ड्रिंक, कंप्यूटर, सोना चांदी, बुटीक, डेयरी उत्पाद, ब्यूटी पार्लर, गिफ्ट आइटम, बैग से संबंधित उत्पाद सहित कई बैंकों, स्वास्थ्य सेवा एवं विद्यालय के स्टॉल लगाए गए हैं। इस 5 दिवसीय मेले में राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देने के साथ साथ प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी किए जा रहे हैं। मेला बहुत अच्छा है। इस प्रकार के प्रयासों के लिए नॉर्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स को बहुत साधुवाद, एमएसएमई डिपार्टमेंट को बहुत साधुवाद, सरकारी तंत्र भी हमारा बहुत सहयोग कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज तो मान लिया आप सोमवार है, शाम थोड़ी होगी तो भीड़ होगी। कल बहुत अच्छी संख्या में लोग आए, हमारे प्रोडक्ट्स को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यही बिजनेस में आगे जाके कन्वर्ट। किस प्रकार से किन स्टॉल्स को यहाँ पे प्रमुखता दी गई है? किस प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं? मुजफ्फरपुर शहर में या ऐसा कहें हम लोग की उत्तर बिहार में निर्माण के क्षेत्र में बहुत से लोग लगे हुए हैं। उनको, पब्लिक को पता भी नहीं है कि ये चीजें यहाँ उपलब्ध है। जैसे मैं यहाँ चाय कॉफी की मशीन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन दे रहा हूँ, लोगों को जानकारी में नहीं है। तो ये जानकारी देने के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। फैसिलिटीज क्या है आपके चाय कॉफी के स्टॉल? हम मतलब वेंडिंग मशीन में हम लोग डील करते हैं, क्योंकि बिहार और झारखंड में पूरे में यहाँ से हम लोग जानकारी दे रहे हैं और सब लोगों को अपने चाय कॉफी को टेस्ट भी करवा रहे हैं। निःशुल्क हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप आइए, यहाँ जायका लीजिए और अच्छा लगे तो फिर अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पे इसको जरूर लगाएं। कॉफी तैयार कर सकते हैं लोग? अनगिनत। जैसे कल दिन में हम लोगों ने एक मशीन से लगभग 3000 कप चाय लोगों को पिलाई है। कीमत क्या होती है मशीन की? मशीन की कीमत 17,500 के लगभग से शुरू होती है और फिर आपकी जरूरतों के अनुसार जैसी मशीन आप चाहे ले सकते हैं। जी बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आज मेला का तीसरा दिन है, 2 दिन मेला और चलेगा। मेला अपने पूरे परवान पे है और हमें जितनी आशा थी उससे ज्यादा हमें मेले में सफलता मिल रही है। सभी स्टॉल धारक जो है मेले का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। मेले का उद्देश्य सामान बेचना ही नहीं होता है। मेले के उद्देश्य से ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, ये मेले का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यदि हम किसी भी आगंतुक को अपने प्रोडक्ट से संतुष्ट करते आए, कोई भी काउंटर धारक, तो वो उसका दूरगामी परिणाम का भागी रहता है। इसीलिए इस मेले में जितने भी काउंटर लगे हैं, सब अपने अपने द्वारा प्रोडक्ट माल को बेचने के साथ साथ प्रमोट भी कर रहे हैं। इससे उनके अंदर अत्यधिक उत्साह है। मेला कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? मेला शुरू हो गया, आपको 28 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक मेला चलेगा। 2 अक्टूबर को इसका समापन है। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी किए जा रहे हैं? निरंतर प्रतिदिन कुछ न कुछ संस्कार भारती से सांस्कृतिक कार्यक्रम का है। आज जो है विद्यापति की पद्मावली पर आधारित प्रेम रस बुंदन का कार्यक्रम की प्रस्तुति
पटना से आई हुई सुदीपा घोष के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। कलाकार लोग यहीं के लोकल हैं या फिर बाहर से? सब कलाकार बाहर के हैं, कोई भी मुजफ्फरपुर शहर के नहीं है। सब संस्कार भारती से जुड़े हैं और बड़ा सुसंस्कृत, सभ्य और अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम तीनों दिन चलेगा। मेला लगाते आ रहे हैं। यह परिषद का, उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद का यह तीसरा मेला है। कि यहाँ का मेला का एक उद्देश्य है कि यहाँ पे शहर में और इसके आसपास के इलाके में जो उद्यमी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं उनको एक नेशनल मार्केट नहीं मिल पाता है, या वो किसी भी अभाव के कारण या अपनी सामर्थ्यता के अनुसार नहीं कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार, उसका प्रचार प्रसार यहाँ पे भरपूर मिलेगा। उनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है चेंबर कि आप स्वयं को अपने आप को सिद्ध करें और स्वावलंबी बने। क्या नाम है? सज्जन शर्मा, महामंत्री उत्तर बिहार वाणिज्य। बिजली विभाग द्वारा लगाए गए प्रीपेड मीटर से परेशान उपभोक्ताओं के समर्थन में कांग्रेस के दिग्गज नेता उतरे। स्मार्ट मीटर के बहाने नीतीश सरकार उद्योगपति मित्रों को जनता के गाढ़ी कमाई की लूट की छूट दी है। उक्त बातें इंटक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने बिजली न्याय के लिए जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में आयोजित पत्रकार वार्ता में हल्ला बोलते हुए कहा। बिहार सरकार द्वारा जनता को जबरन स्मार्ट मीटर थोपना सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का उल्लंघन है कि स्मार्ट मीटर लगाना उपभोक्ता का स्वैच्छिक होना चाहिए। चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि बिहार सरकार अपना बिजली उत्पादन बंद कर एनटीपीसी से 2.5 रुपए प्रति यूनिट की बिजली 3.5 रुपए खरीद जनता से 6 से 8 रुपए प्रति यूनिट बिजली दे रही है। जिलाधिकारी द्वारा नीतीश सरकार जनता को जबरन स्मार्ट मीटर लगाने की धमकी दे रहे हैं, नहीं लगाने पर एफआईआर। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश सरकार को स्मार्ट मीटर तुरंत वापस लेनी होगी और हमारी सरकार आने पर कांग्रेस शासित अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर प्रखंड और गांव में 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जनसंपर्क और जन जागरण कार्यक्रम करेगी और 16 अक्टूबर को जिला बिजली कार्यालय पर विशाल धरना सभा का आयोजन करेगी। पत्रकार वार्ता के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान से सरैयागंज टावर चौक गांधी प्रतिमा तक बिजली न्याय यात्रा निकाल जनसंपर्क अभियान चलाया। नहीं, सरकार अगर हम अगर बरगलाने का काम कर रहे हैं तो सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? जवाब देना कि बिजली उत्पादन में कितना खर्च है, आप बिजली खरीदते कितना पर हैं और बेच कितना पर रहे हैं, सरकार बताए। क्यों मुनाफा ले रहे हैं आप अगर धंधा करने के लिए, एक तरफ से तो मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि नहीं सरकार व्यवसाय चलाने के लिए नहीं है, सरकार मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, तो आप ये बिजली जनता के को अधिकार है उनका, मान लो वो संवैधानिक अधिकार भी तो कुछ है, आप हमको अंधेरे में रखना चाहते हैं। किसी का, कोई गरीब आदमी का अगर पैसा खत्म होता है, अब कोई आदमी कमा रहा है, पहले ही आप टैक्सेशन कर रहे हैं, तो ये बरगलाने का काम नहीं है। ये पूरा जो एनडीए सरकार है पूरे देश को बरगला रही है। अरे कर क्या रहे हैं? मैंने तो आपको कहा 16 लाख करोड़ रुपया आपने माफ किया, किसानों का कर्ज कितना माफ किया, गरीबों का कितना आपने कर्ज माफ किया, तो रोजगार कितना आपने डेवलप किया। तो ये कोई बात नहीं है, बात है बरगला वो रहे हैं और दूसरे पर थोप रहे हैं। जब भी कोई विपक्ष की तरफ से आवाज उठती है ना तो ईडी, सीबीआई, यही सब खेल है इनका। तो मोदी जी को एक झटका 2024 में लगा है और अभी विभिन्न राज्यों का चुनाव हो रहा है, उसमें जो झटका लगेगा तो फिर उनको समझ में आएगा। किसानों ने तो घुटना टेकवाया तो बिल वापस लेना पड़ा ना उनको। तो अभी देश के लोग जगे हैं और 2024 में जो उनको सबक मिला है, आने वाले चुनाव में मोदी जी रहेंगे नहीं। अब मोदी जी को इस सत्ता से बाहर करने का संकल्प कांग्रेस के हमारे नेता खड़गे जी ने भी लिया है, राहुल गांधी जी ने भी लिया है। इसलिए देश में देश के खिलाफ काम करने वाले, देश का सौदा करने वाले बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर, रेल हो, भेल हो, सेल हो, कोई ले लीजिए, सारे जगहों पर डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर के नाम पर, पूंजी निवेश के नाम पर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बेच रहे हैं हिस्सेदारी। क्यों बेच रहे हैं? नवरत्न कंपनियां जो अरबों रुपए के मुनाफे में चल रही है उसका भी शेयर सरकार बेच रही है। ये सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास एक ही चीज है, वो है अडानी जैसे पूंजीपति
व्यवसायी उनको ये धन ट्रांसफर कर रहे हैं। अब किसी के आंख में ये धूल नहीं झोंक। आरबीवीएम कॉलेज में सीएमडी की छात्राओं ने पोषण माह के दौरान पौष्टिक खाने के बारे में लोगों को बताया। पूरे विश्व भर में हर वर्ष कुपोषण से लाखों बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए हमारे देश में बच्चों को सही से पोषण मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से पोषण माह का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में रामवृक्ष बेनीपुरी महाविद्यालय में होम साइंस और सीएनडी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पोषण माह का आयोजन किया गया। सोमवार को इस पोषण माह का समापन किया गया। इसमें छात्राओं के द्वारा पोषण मटका बनाकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें पोषण से जुड़ी सारी जानकारी दी गई। कब और क्या नाश्ता करना है, क्या खाना है, कितना खाना है, किस चीज को नहीं खाना है, इन सब बातों की जानकारी दी गई। वहीं कुछ छात्रों के द्वारा नृत्य नाटिका के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को संदेश दिया गया कि वह अपने बच्चों को कैसे स्वस्थ रख सकती है, किशोरी को क्या खाना चाहिए कि वह आगे चलकर एक स्वस्थ मां बन सके और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, ताकि हमारा आने वाला भारत स्वस्थ रहे। उपस्थित लोगों ने छात्राओं की इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। पूरे विश्व में कुपोषण से बहुत सारे बच्चे हर साल काल कवलित हो जाते हैं, इसलिए हमारे देश में बच्चों को सही पोषण मिले, इसलिए सरकार की तरफ से भी पोषण माह का आयोजन किया जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में होम साइंस और सीएनडी विभाग ने मिलकर पोषण सप्ताह मनाया है, पोषण माह मनाया है और आज उसका समापन है, जिसमें उन्होंने पोषण मटका लड़कियों ने बनाया और उसमें सब चीज़ को एग्जिबिट किया कि कैसे हम मिलेट्स खाएंगे, क्या हेल्दी है, क्या खाने से मोटापा नहीं बढ़ेगा, क्या खाने से एनर्जी मिलेगी, क्या खाने से हमारा फैट घटेगा। इन सब के लिए पोषण थाल भी बनाया है। बच्चियों ने एक नृत्य नाटिका के जरिए संदेश दिया है कि गर्भवती महिला कैसे अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकती है, किशोरी को क्या खाना चाहिए कि वो आगे चल करके एक स्वस्थ माँ बने और एक स्वस्थ संतान को जन्म दे, ताकि हमारा भारत, आने वाला भारत स्वस्थ रहे। इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन होम साइंस की विभागाध्यक्ष अंजलि चंद्रा जी ने, सीएनडी की डिप्टी कोऑर्डिनेटर जयश्री मैडम ने, विनीता रानी जी ने, नीलू जी ने, सभी ने मिल कर के किया है। इस मौके पर हमारे सीसीडीसी जो स्पेशल इन्वाइटी हैं, उन्हीं के तहत सारे वोकेशनल कार्यक्रम जो चलते हैं और वो यूनिवर्सिटी में सीसीडीसी ऑफिस से संचालित होते हैं, उन्होंने इन बच्चियों के प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।